नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मानव जनन तंत्र के अंतर्गत नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ विशेष बिंदुओं को हम अध्ययन कर लेते हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम को जानने के लिए आवश्यक है। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये 4 बिंदु जो मैंने यहाँ लिखे हैं आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, नंबर 1 कि मानव एक लिंगी प्राणी, ये बात ध्यान रखिएगा। जो मेल मनुष्य होता है, आपका मनुष्य एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर जनन अंग अलग जंतु में होंगे और मादा जनन अंग जो है अलग जंतु में होते हैं, अर्थात मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यह जरायुज होता है, अर्थात ये बच्चे पैदा करता है, ये अंडे नहीं देता। ये क्या होता है, विविपेरस होता है, अर्थात ये क्या देता है, बच्चे देता है। नंबर तीसरा, ये लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर किसी जाति विशेष में नर और मादा को बाहर से देखने पे ही हम पहचान लें कि नर कौन है और मादा कौन है, तो ऐसे लक्षणों को हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आप जानते हैं मनुष्य में मेल जो होता है उसकी आवाज भारी होती है, फीमेल की हल्की होती है। मेल का कंधा चौड़ा होता है, फीमेल का कंधा पतला होता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है, इन करेक्टर्स को हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो मनुष्य इस प्रकार के करेक्टर्स को दिखाता है। और लास्ट है कि मानव जो है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं। युग्मकों के बीच में संलयन होता है जिसके फलस्वरूप इम्ब्रायो बनता है। इम्ब्रायो में विभिन्न स्टेजों के बाद डेवलपमेंट होता है, उसके बाद शिशु का जन्म होता है। तो ये 4 कैरेक्टर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के जानने के लिए आवश्यक है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की। तो आइए अध्ययन करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। देखिए, मानव का जो नर जनन तंत्र होता है वो श्रोणि मेखला पेल्विक रीजन में पाया जाता है। आप जानते हैं हमारे शरीर को अंश मेखला श्रोणि मेखला 2 भागों में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो जो श्रोणि मेखला रीजन होता है, पेल्विक रीजन मतलब कमर के हिस्से वाला, कमर के हिस्से के नीचे वाला अंग जो है उसको हम श्रोणि मेखला कहते हैं। वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। संपूर्ण जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं, एक प्राथमिक या मुख्य जनन अंग और दूसरा द्वितीयक या गौण जनन अंग। वृषण जो है ये प्राथमिक अंग है, ये मुख्य जनन अंग है, और बाकी जो है जिसमें वृषण कोश है, शुक्रजनन नलिकाएं हैं, शुक्राशय है, ग्रंथियां हैं, ये सब द्वितीयक या गौण जनन अंग के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वृषण कोश, या जिसको हम टेस्टिस सैक भी कहते हैं। देखिए, वृषण कोश या टेस्टिस सैक क्या है। वृषण कोश उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच पाई जाने वाली थैले जैसी संरचना है। आप जानते हैं कि मेल में दोनों टांगों के बीच में एक थैले जैसी संरचना होती है जिसको हम वृषण कोश या टेस्टिस सैक कहते हैं। इसको हम स्क्रोटम के नाम से भी जानते हैं। आप डायग्राम में ये देखिए, मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये एक थैले जैसी संरचना है जो दोनों टांगों के बीच में पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृषण कोश। वृषण कोश पर पतली ढीली रोमयुक्त त्वचा होती है जिसके भीतर वृषण पाए जाते हैं। वृषण कोश की देखिए जो दीवार होती है, बाहरी दीवार, वो बहुत पतली होती है और रोम होते हैं, उसमें हल्के हल्के बाल या रोम रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, और इसी वृषण कोश के अंदर वृषण मौजूद होते हैं। वृषण कोश के भीतर बीचों बीच में एक पेशीय विभाजक पट पाया जाता है जो वृषण कोश को 2 भागों में बांटता है। दोनों कोशों में एक एक वृषण होता है। अगर आप देखें डायग्राम में, ये जो वृषण कोश है, इस वृषण कोश में देखिए बीच में, ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये एक वृषण पट है, एक पेशीय विभाजक है वृषण पट, जिसके कारण से ये पूरा जो वृषण कोश है कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में। एक ये कोश हो गया और एक ये कोश हो गया, ठीक है ना। और दोनों कोशों में एक एक वृषण पाया जाता है। तो वृषण कोश एक है जो वृषण पट के कारण से 2 भागों में बढ़ गया और दोनों भागों में एक एक वृषण पाया जाता है। वृषण कोश जो है ये एक ताप नियामक है, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला भाग है जो ताप को नियंत्रित करता है। यह वृषण के ताप को शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर सकता है, जो शुक्राणु के विकास के लिए उपयुक्त है। देखिए, हमारे शरीर का जो तापमान होता है उस तापमान पे शुक्राणु स्पर्म्स जो है विकसित नहीं हो सकते, और यही कारण है कि हमारे शरीर में ये वृषण को शरीर के बाहर पाया जाता है और उसमें वृषण होते हैं। आप जानते हैं वृषण शुक्राणु बनाते हैं। अगर ये वृषण शरीर के अंदर होंगे
तो हमारे जो शरीर के तापमान है उस तापमान पे शुक्राणु का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और इसलिए ये वृषण कोश शरीर के बाहर है और वृषण इसमें है। क्योंकि ये जो वृषण कोश है ये शरीर से बाहर है और इसका जो तापमान होता है हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है, ताकि वहां पे शुक्राणु का विकास हो सके। वृषण कोश में एक संकरी नाल होती है जिसके द्वारा ये उदर भाग से जुड़ता है। आप देखिए ये जो नली आप देख रहे हैं, ये वाली नली आप देख रहे हैं, इस नली को हम नाम देते हैं वृषण नाल, और इसी वृषण नाल के माध्यम से ये जो वृषण कोश है किससे जुड़ा होता है, हमारे उदर भाग से जुड़ा हुआ होता है। इस नली में, इस वृषण नाल में आप ये देखिए जो मैंने लाल रंग से दिखाया है, ये एक रज्जु है जिसको हम नाम देते हैं वृषण रज्जु। ये जो वृषण नाल है इससे गुजरती हैं दो लाल, ये जो संरचना दिखा रखी है मैंने आपको, ये कहलाती है वृषण रज्जु। ये दो संरचनाएं इस वृषण नाल से निकलती हैं, और ये रज्जु क्या है, प्रत्येक रज्जु में एक वृषण धमनी, एक वृषण शिरा और वृषण तंत्रिका होती है। ये संरचनाएं मिलकर के बनाती है वृषण रज्जु, जो वृषण कोश से होते हुए इस वृषण नाल के माध्यम से कहा जाता है, उदर भाग में जाता है। इन्हीं रज्जुओं के माध्यम से रुधिर इन वृषण में आता है, गंदा रुधिर इस वृषण से जाता है, और इन वृषणों में संवेदनाएं होती हैं। आप देखिए वृषण धमनी है, इसमें वृषण शिरा है और वृषण तंत्रिका है। तो ये वृषण रज्जु जो है इन वृषणों को रुधिर देने का, यहाँ से गंदा रुधिर ले जाने का, इन वृषणों को संवेदनाएं देने का काम करता है। दोबारा समझ लीजिए, वृषण कोश है, दो भागों में बटा है, दोनों भागों में एक एक वृषण है। ये शरीर के बाहर है, इसलिए इसका तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, और ये इसलिए होता है ताकि वृषण के अंदर आसानी से शुक्राणु बन सके, क्योंकि शुक्राणु को कम तापमान चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं वृषण कोश के कुछ अन्य बिंदुओं पे। देखिए वृषण कोश में क्रीमेस्टर पेशियां और डार्टोस पेशियां पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डायग्राम में तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वृषण कोश के अंदर क्रीमेस्टर और डार्टोस पेशियां पाई जाती हैं, जो वृषण की स्थिति सुनिश्चित करने में सहयोग करती हैं। आपने जानते होंगे आप कि जब मौसम बहुत अधिक ठंडा होता है, बाहरी वातावरण का तापमान कम हो जाता है, तो ये जो मांसपेशियां हैं क्रीमेस्टर और डार्टोस, ये क्या होती हैं, संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण से जो वृषण होता है ये सिकुड़ करके शरीर के पास आ जाता है, उदर गुहा के पास आ जाता है, और उदर गुहा से तापमान को लेकर अपने तापमान को बढ़ा देता है। वहीं जब बाहर का तापमान बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तो ये जो पेशियां हैं क्रीमेस्टर और डार्टो, ये शिथिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वृषण क्या होता है, वृषण कोश क्या होता है, फैल जाता है, और फैलने के कारण से वृषण जो है उदर गुहा से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो आप देखिए ठंडा होगा तो वृषण कोश क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, वृषण को कहाँ ले जाएगा, उदर गुहा के पास। गर्मी होगी तो वृषण कोश क्या होगा, फैल जाएगा, और वृषण को कहाँ ले जाएगा, उदर गुहा से दूर। और इस प्रकार से ये वृषण के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसके लिए कौन पेशियां महत्वपूर्ण है, क्रीमेस्टर पेशियां और डार्टोस पेशियां। इसके अलावा वृषण में कुछ लिगामेंट संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जो वृषण कोश से जुड़े होते हैं। इन्हें हम कहते हैं गुबरनेकुलम। ये गुबरनेकुलम जो संयोजी ऊतक है, ये वृषण कोश में आए वृषण को उदर गुहा में वापस जाने नहीं देते। देखिए ये वृषण जो आते हैं, अभी आप आगे अध्ययन करेंगे कि ये वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में आए, और ये जो वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में आए, ये जो गैबरनेकुलम, ये जो संयोजी ऊतक है, ये इनको इसी वृषण कोश में बांधे रखता है। ये जो आपकी संयोजी ऊतक हैं, इनका यही काम है कि ये वृषण कोश में आए इन वृषणों को वापस उदर गुहा में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इन्हीं लिगामेंट्स के द्वारा वृषण कोश में आए वृषण जो है यहाँ पे स्थिर रहते हैं, वापस उदर गुहा में नहीं जा पाते। अब हम बात करते हैं वृषण की। देखिए वृषण जो है वो संख्या में एक जोड़ी होते हैं, अर्थात कितने होते हैं, संख्या में 2। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। ये आकार में अंडाकार और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लंबाई की अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। जैसा मैंने पहले भी बता दिया कि जो वृषण है ये उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच में जो थैले जैसी संरचना है वृषण कोश, उसके भीतर पाए जाते हैं। ये वृषण लिगामेंट संयोजी ऊतक द्वारा वृषण कोश से जुड़े होते हैं, और इस संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं हम, गुबरनेकुलम। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, जो वृषण कोश में जो वृषण होते हैं उनको वापस उदर गुहा में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। जब माता के गर्भ में शिशु होता है, नर शिशु होता है, तो वृषण का विकास उसी समय हो जाता है। माता के गर्भ में ही वृषण का विकास
शुरू हो जाता है, परंतु गर्भ के 7वें महीने में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, 7वें महीने में होता है, उस समय ये वृषण जो है उदर गुहा से वृषण कोश में उतर जाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रारंभिक अवस्था में ये जो वृषण होते हैं ये कहाँ होते हैं, उदर भाग में होते हैं, उदर भाग में होते हैं। और जब बच्चा 7वें महीने में होता है गर्भ में माँ के, तो उस समय ये उदर गुहा से निकल करके कहाँ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। और वृषण कोश में आने के बाद गैबरनेकुलम, जो आपकी संयोजी ऊतक है, लिगामेंट्स है, इनके द्वारा ये बंध जाते हैं और फिर वापस वृषण कोश से उदर गुहा में नहीं जा पाते। कुछ जंतु, कुछ मानव ऐसे हैं जिनमें ये वृषण वृषण कोश में नहीं उतरते। देखिए ये बीमारी है, कभी कभी क्या होता है कुछ मानवों में ये वृषण जो है वृषण कोश में नहीं उतर पाते, जिस कारण से वृषण कोश क्या होता है, खाली रह जाता है। और इस रोग को गुप्त वृषणता या क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। क्रिप्टोकाइडिज्म क्या है, जब वृषण कोश में वृषण ना उतरे। लेकिन आजकल शल्य चिकित्सा के माध्यम से सर्जरी करके ये वृषण वापस वृषण कोश में उतारे जा सकते हैं। देखिए वृषण से संबंधित एक दो रोचक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। देखिए कुछ जंतुओं में वृषणों को हम शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाल देते हैं और इस क्रिया को वृषण नाशन या कैस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैलों में हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं, उनके वृषण को निकाल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बैल होते हैं अगर उनमें वृषण रहेंगे तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलेगा और ये टेस्टोस्टेरोन के कारण से ये जो बैल होते हैं क्या होंगे, उत्तेजक होंगे और जुताई का काम नहीं करेंगे। इसलिए बैलों में हम वृषण को निकाल देते हैं ताकि वो शांत हो जाएं और आसानी से उनसे खेती का काम लिया जा सके। कुछ जंतुओं में वृषण उदर गुहा में ही रहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें वृषण उदर गुहा में ही रहते हैं उम्र भर, क्योंकि उनके शरीर का तापमान कम होता है। आप जानते हैं वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों आते हैं, ताकि शरीर से कम तापमान पर वृषण रह सके। लेकिन कुछ जंतु ऐसे जिनके शरीर का तापमान पहले से ही कम होता है, तो उसमें वृषण उदर गुहा से बाहर नहीं आते। जैसे हाथी है, व्हेल है, सील है, डॉल्फिन है, इनके उदर गुहा में ही वृषण उम्र भर रहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें वृषण केवल जनन काल में वृषण कोश में आते हैं और उसके बाद वापस उदर गुहा में चले जाते हैं। जैसे चूहा है, चमगादड़ है, इनमें केवल जो आपका जनन काल है उसी के समय वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में आएंगे और वापस उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, वृषण कोश से उदर गुहा में चले जाएंगे। अब हम वृषण की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। देखिए वृषण को घेरे हुए दो परतें होती हैं। बाहरी परत को ट्यूनिका वेजिनेलिस और भीतरी परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये वृषण का एक अनुलंब काट मैंने दिखाई है। इसमें ये जो सबसे बाहर की लेयर आप देख रहे हैं लाल कलर से, ये सबसे बाहरी परत है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं। और अंदर की ये जो नीली परत है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो वृषण में दो परतें हैं, बाहरी परत को ट्यूनिका वेजिनेलिस और अंदर की परत को क्या कहते हैं, हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। वृषण की गुहा इसी भीतरी परत के भीतर धंस जाने से 250 वृषण पालियां बनाती है। ये जो भीतरी परत है एल्बुजिनिया, आप देखिए ये अंदर की ओर बीच बीच में क्या हो रही है, परत आप देखिए धंस रही है बीच बीच में, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, धंस रही है एल्बुजिनिया। और इसके कारण से वृषण जो है कई छोटे छोटे कक्षों में, जो लगभग कितने 250 कक्ष के करीब जो है में बढ़ जाता है और इन कक्षों को हम नाम देते हैं वृषण पालियां। वृषण पालियां या क्या कहते हैं, टेस्टिस लोब्स। तो इस एल्बुजिनिया के कारण से एक वृषण जो है लगभग 250 वृषण पालियों में क्या होता है, बट जाता है। प्रत्येक पाली में 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। आप डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये देखिए, एक पाली ये है, एक कोश ये है, एक कोश आपका ये है, एक कोश आपका ये है। तो ये जो कोश हैं, इन कोशों में हर कोश में लगभग 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। अब देखिए शुक्र जनन नलिकाएं, तो हर लोब में 2 से 3 जो नलिकाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें भाई 250 वृषण पालियां हैं और हर वृषण पाली में 2 से 3 नलिकाएं हैं, तो एक वृषण में लगभग कितनी शुक्रजनन नलिकाएं होंगी, 750। तो अनुमानित मैं आपको बता रहा हूं कि एक वृषण के अंदर लगभग 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ये शुक्रजनन नलिकाएं जो हैं इनको हम अंग्रेजी में सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं इनको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहते हैं। ये नलिकाएं वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
ये जो नलिकाएं हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स, ये वास्तव में क्या है, वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब देखिए, ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एक जो वृषणपाली है उसके अंदर 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। इन जो नलियों के बीच बीच में ऊतक पाया जाता है उसको हम कहते हैं अंतराली संयोजी ऊतक। आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे जो हरे कलर का दिखाया हुआ है ये क्या है, शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच का ऊतक है। तो ये जो ऊतक है, इस ऊतक को कहते हैं हम अंतराली संयोजी ऊतक। और इस ऊतक में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको कहते हैं अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स। और ये जो कोशिकाएं हैं ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल में द्वितीयक गौण लक्षणों को प्रकट करता है। मतलब मेल के जो करेक्टर्स हैं जैसे मोटी आवाज होना, भारी आवाज होना, कंधे चौड़े होना, इन लक्षणों को प्रकट करने में टेस्टोस्टेरोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसी अंतराली संयोजी ऊतक को और स्पष्ट दिखाने के लिए हम इस डायग्राम का अध्ययन करते हैं। ये एक वृषण की अनुप्रस्थ काट है। इस वृषण के अनुप्रस्थ काट में अगर आप देखें तो आपको अनेक शुक्रजनन नलिकाएं दिखाई देंगी। एक शुक्रजनन नलिका का डायग्राम ये है, ये जो एक शुक्रजनन नलिका है ये है। और दूसरी अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक और नलिका होगी। अगर आप इस डायग्राम को पूरा बनाएंगे, एक शुक्रजनन नलिका आपकी यहाँ पे होगी, एक शुक्रजनन नलिका आपकी यहाँ पे होगी, और इस प्रकार से ये सब शुक्रजनन नलिकाएं हैं। तो एक शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना पूरी यहाँ इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाई है। आप देखेंगे ये जो बीच में आप देखिए जो पर्पल कलर से दिखाया हुआ ऊतक है, ये है ऊतक जिसको हमने क्या कहा है, तरल संयोजी ऊतक। हर ये नलिकाओं के बीच बीच में ये ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना। और इस ऊतक में ये जो नीले कलर से दिखाई गई हैं ये हैं आपकी अंतराली कोशिकाएं जिनको हमने लीडिंग सेल्स कहा। तो ये कहाँ पाई जानी है, आपकी शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में जो ऊतक है तरल संयोजी ऊतक, उसमें आपकी अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं शुक्रजनन नलिका की। शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे इस डायग्राम से, जो वृषण की अनुप्रस्थ काट है। और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट में मैंने एक शुक्रजनन नलिका को जूम करके बड़ा करके आपके सामने यहाँ प्रकट किया है ताकि हम इसकी आंतरिक संरचना को समझ सकें। तो देखिए, शुक्रजनन नलिका के बाहर एक आवरण होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ये शुक्रजनन नलिका है, इसमें आप देखिए जो लाल रंग से ये दिखा रखा है सब बाहरी आवरण है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। इस ट्यूनिका प्रोप्रिया के ठीक नीचे पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला। ये जो ट्यूनिका प्रोप्रिया है शुक्रजनन नलिका की बाहरी झिल्ली, इसके ठीक नीचे जो कला होती है उसे हम कहते हैं जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। और इस जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक छोटी कोशिका जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं या शुक्रजन कोशिका कहते हैं। आप अगर देखें तो ये ऑरेंज कलर से जो कोशिकाएं दिखाई गई हैं, ये जो कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं हम शुक्रजन कोशिकाएं या शुक्राणुजन कोशिकाएं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म्स और शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रोप्रिया के ठीक नीचे जो जनन एपिथेलियम है, इसकी छोटी जो कोशिकाएं जो आकार में छोटी हैं उन्हें हमने स्पर्मेटोगोनिया या शुक्रजन कोशिका कहा। और ये कोशिका मियोसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। जबकि जो दूसरी कोशिकाएं हैं, बड़ी कोशिकाएं, आप डायग्राम में देखिए ये जो दिखाई गई हैं, इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं, बड़ी कोशिकाओं को, सर्टोली सेल्स। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये जो बनने वाले शुक्राणु हैं, इन शुक्राणुओं को पोषण देती हैं और उनको आलंबन देती हैं, सपोर्ट देती हैं, सहारा देती हैं। और इसी कारण से इन सर्टोली कोशिकाओं को हम नर्स कोशिका क्योंकि ये पोषण दे रही हैं और सपोर्टिंग कोशिका क्योंकि ये सपोर्ट कर रही हैं भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्टोली सेल्स का काम क्या है, शुक्राणुओं को पोषण देना और उनको आलंबन देना, उनका सहारा बनना, इसलिए हम इनको नर्स कोशिकाएं या सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। एक हार्मोन कहलाता है इनहिबिन और दूसरा कहलाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सर्टोली सेल्स दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण भी करती हैं। अब हम बात करते हैं रेटिटेस्टिस या वृषण जालक किसको कहते हैं। रेटिटेस्टिस या वृषण जालक क्या है, तो देखिए, शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर सीधी नलिकाएं बनाती हैं जिन्हें हम ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। आप अगर देखें डायग्राम में तो ये सब शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये बाद में आप देखिए सीधी नलिकाएं बना रही हैं। आप देख रहे हैं अंत में ये सब सीधी नलिकाएं बना रही हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुली रेक्टाई। ये नलिकाएं जो ट्यूबुली रेक्टाई हैं ये बाद में एक जाल बनाती हैं जिसे हम वृषण जालक कहते हैं।
आप देखिए इसके बाद ये जाल रूपी संरचना बन गई है। इस जाल रूपी संरचना को हम नाम देते हैं क्या? वृषण जालक। इस वृषण जालक से बाद में लगभग 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें हम शुक्रवाहिका या वासा इफ्रेंटिया कहते हैं। वासा इफ्रेंटिया या शुक्रवाहिका कहते हैं। आप ये देखिए, ये जो नलिकाएं निकल रही है 15 से 20, इनको हम शुक्रवाहिका कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं अंत में सीधी होके बाहर निकलती हैं। इन सीधी नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? ट्यूबुली रेक्टी। ये बाद में आपस में मिलकर के क्या बना रही है? इस प्रकार से आप देखिए, ये नलियों का जाल बन रहा है, जिसको हम वृषण जालक या रेटी टेस्टिस कहते हैं। और बाद में इसी वृषण जालक से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं, जिनको हम शुक्रवाहिका कहते हैं। ये नलिकाएं शुक्राणुओं को अधिवृषण के कैपुट भाग में डालती हैं। आप देखिए, ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इनका काम क्या है? ये शुक्राणु बनाएंगे। अभी आपको बताया मैंने, शुक्राणु यहाँ से कहाँ आएगा? इस अधिवृषण में आएगा, और ये अधिवृषण इन शुक्रवाहिकाओं के माध्यम से शुक्राणुओं को इस भाग में, ये जो भाग है अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये कहलाता है अधिवृषण। और अधिवृषण का ये ऊपरी भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपुट अधिवृषण। तो ये वृषण जालक की जो ये शुक्रवाहिकाएं हैं, ये शुक्राणु को कहाँ डालती हैं? अधिवृषण के कैपुट सिरे में डालती हैं। अब हम बात करते हैं वृषण के अगले भाग की, जिसको हम इपीडाइडाइमिस कहते हैं, या इसको हम अधिवृषण भी कहते हैं। यह एक अनियमित संकरी अतिकुंडलित नलिका है, जो वृषण की भीतरी सतह पर स्थित होती है। डायग्राम में आप देखिए, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वृषण के भीतरी सतह पे, इसको हम कहते हैं अधिवृषण। और ये एक बेहद कुंडलित संरचना है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, और इसकी जो उत्पत्ति है वो भ्रूणीय वॉल्फियन डक्ट से होती है। बहुत ही कुंडलित है, इसलिए ये आपको अंग्रेजी के कॉमा के समान भी दिखाई देती है। अगर आप इसको देखेंगे तो अंग्रेजी के कॉमा के आकार का आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। इसके 3 भाग होते हैं, कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा। कैपुट क्या है? देखिए, कैपुट इपीडाइडाइमिस जो है, यह भाग वृषण के ऊपर एक कैप के समान दिखाई देता है। इस भाग में वासा इफ्रेंशिया, जिसे हम शुक्रवाहिका कहते हैं, वो खुलती हैं, और इसे हम ग्लोबस मेजर भी कहते हैं। देखिए, अगर आप सामान्यतः हम वृषण को देखें, मान लीजिए ये कोई वृषण है, तो इस वृषण के ऊपर इस प्रकार से कैप रूपी संरचना के समान ये आपका क्या दिखाई देता है? इपीडाइडाइमिस दिखाई देता है। तो इपीडाइडाइमिस का एक कौन सा भाग है? कैपुट भाग है। कैपुट भाग जो होता है वो वृषण के ऊपर एक टोपी के समान, कैप के समान दिखाई देता है। ये सबसे चौड़ा भाग है, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये है कैपुट अधिवृषण, ठीक है, जिसको हम ग्लोबस मेजर के नाम से भी जानते हैं। और इस भाग का विशेषता क्या है कि इसी भाग में ये 15 से 20 शुक्रवाहिकाएं क्या हो रही है? खुल रही हैं, और अपने शुक्राणुओं को इस भाग में ट्रांसफर करती हैं। दूसरा भाग है कॉर्पस इपीडाइडाइमिस। यह मध्य का भाग है, जो कैपुट को कॉर्डा से जोड़ता है। इसे काय भी कहते हैं। ये जो बीच का भाग आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्पस भाग। ये हो गया कैपुट, और ये क्या हो गया? कॉर्डा। तो ये आपके कैपुट और कॉर्डा के बीच का मध्य का संकरा भाग है, जो इन दोनों प्रारंभिक और अंतिम सिरे को जोड़ने का काम करता है। और सबसे अंतिम भाग होता है कॉर्डा एपिडाइडाइमिस। यह अंतिम भाग है अधिवृषण का, जिससे एक शुक्रवाहिनी निकलती है। देखिए, इस भाग को, कॉर्डा जो अधिवृषण है, कॉर्डा अधिवृषण से आगे की ओर ये जो नलिका निकल रही है, इसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो ये अंतिम सिरा है, और इस भाग को हम ग्लोबस माइनर भी कहते हैं। ऊपरी भाग को, कैपुट को हमने क्या कहा था? ग्लोबस मेजर। तो इस अंतिम भाग को हम ग्लोबस माइनर भी कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? ये अंत में क्या करती है? किसमें खुलती है? शुक्रवाहिनी में खुलती है, ठीक है। अब हम इसका काम जान लेते हैं। देखिए, अधिवृषण 6 मीटर लंबा है, अतः इसमें शुक्राणु बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। 6 मीटर लंबी नली बहुत लंबी नली है, तो शुक्राणु बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से ये भाग क्या करता है? स्टोर करता है, संग्रहित करता है। और इसी स्थान पे, क्योंकि लंबा समय तक शुक्राणु यहाँ रहते हैं, इसलिए इसी स्थान पे शुक्राणुओं का मैच्योरेशन भी होता है, परिपक्वन भी होता है। अब हम बात करते हैं शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया की। देखिए, शुक्रवाहिनी संख्या में एक जोड़ी होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि शुक्रवाहिनी भी संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। ये नलियां अधिवृषण के पश्च भाग से निकल के, अभी मैंने आपको बताया कि ये नलियां कहाँ से निकलती हैं? अधिवृषण के पश्च भाग से। पश्च भाग कौन सा? ये कॉर्डा। कॉर्डा से निकल रही है शुक्रवाहिनी। तो ये पता है आपको कि अधिवृषण के पश्च भाग से निकलती हैं, और ऊपर की ओर वृषण नाल से होते हुए उदर गुहा में प्रवेश करती है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम में आप देखिए, देखिए ये जो वृषण कोश था, वृषण कोश का ये वाला हिस्सा क्या था? वृषण नाल,
ठीक है ना। तो ये वृषण है आपके, तो इन वृषणों से ही आपकी शुक्रवाहिनी निकलेगी, तो यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगी, उदर गुहा में। तो किस नाल से जा रही है, वृषण नाल से होते हुए कहाँ घुसेगी, उदर गुहा में प्रवेश करेगी। और यहाँ पे आगे देखिए, मूत्राशय के चारों ओर लूप बनाती है और शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नाल बनाती है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये वृषण है, वृषण से ये आपकी निकली क्या, शुक्रवाहिनी, और वृषण नाल से होते हुए कहाँ गई, उदर भाग में, और उदर भाग में इसने क्या किया, ये जो हिस्सा है मूत्राशय है, मूत्राशय के चारों ओर इसने क्या किया, लूप बनाया। आप देखिए, एक शुक्रवाहिनी इस वृषण से निकली, एक शुक्रवाहिनी आपकी इस वृषण से निकली, दोनों शुक्रवाहिनियों ने क्या किया, ये मूत्राशय के बाहर क्या बनाया, लूप बनाया, और बाद में ये शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नाल बनाते हैं। अब आप देखिए, ये जो है आपका हिस्सा क्या है, ये शुक्राशय है, ये हिस्सा क्या है, शुक्राशय है। तो शुक्राशय से ये जो नली निकली, ये क्या हुई, शुक्राशय वाहिनी, यहाँ से जो निकली नली शुक्राशय वाहिनी, तो ये शुक्रवाहिनी इस शुक्राशय वाहिनी के साथ जुड़ करके क्या बनाया, ये नली बनाई, जिसको हमने क्या कहा, स्खलन नाल। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए, ये आपकी क्या आई, शुक्रवाहिनी आई, ये क्या है आपका शुक्राशय है, इससे ये वाहिनी निकली शुक्राशय वाहिनी, तो यहाँ पे ये दोनों वाहिनी क्या जुड़ गई, है ना, शुक्र वाहिनी और शुक्राशय वाहिनी जुड़ गई, और ये क्या बनाया आपका स्खलन नाल। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो शुक्र वाहिनी है, ये वृषण से निकलती है, उदर गुहा में जाती है, मूत्राशय के चारों ओर एक लूप बनाती है, और बाद में किससे जुड़ जाती है, शुक्राशय वाहिनी के साथ जुड़ जाती है, और क्या बनाती है, स्खलन नाल बनाती है। और ये स्खलन नाल बाद में कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में खुल जाती है। अब आप जानते हैं ये स्खलन नाल है, और फिर बाद में ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, मूत्र मार्ग हो जाएगा, तो बाद में ये किसमें खुल जाती है, मूत्र मार्ग में खुल जाती है। अब हम बात करते हैं मूत्र मार्ग की। देखिए, मूत्राशय से मूत्र नलिका निकलकर स्खलन नाल से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य में, मेल में क्या होता है, मूत्र नलिका और जनन नलिका आपस में मिल जाती है। आप देखिए, ये मूत्राशय है, मूत्राशय से जो नली निकली इसको क्या कहा हमने, मूत्र नलिका, और शुक्राशय और शुक्रवाहिनी ने जो बनाई नलिका वो क्या बन गई, स्खलन नलिका। तो ये दोनों नलिकाएं क्या है, आपस में जुड़ जा रही है, इसलिए हम इसको मूत्र जनन नलिका कहते हैं, क्योंकि इसी नली के माध्यम से मूत्र भी शरीर से बाहर निकलता है, और इसी माध्यम से पुरुष का जनन भाग भी शरीर से बाहर निकलता है, जनन पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलता है। तो यहाँ एक ही नलिका के द्वारा मूत्र भी निकल रहा है और जनन पदार्थ भी निकल रहा है, इसलिए मनुष्य में मूत्र जनन नलिका कहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। ये मूत्राशय से जो निकली नलिका, ये भी मूत्र नलिका है, ठीक है। और शुक्रवाहिनी और शुक्राशय ने मिलकर के जो बनाई वो क्या बनाई, स्खलन नलिका बनाई। तो ये स्खलन नलिका क्या लाएगी, पुरुष का जनन पदार्थ, और मूत्राशय से मूत्र नलिका निकलेगी, वो क्या लाएगी, मूत्र लाएगी। तो बाद में ये नलिका क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है, जो जनन पदार्थ को भी ले जाती है और मूत्र को भी ले जाती है। इसलिए इस यूरिथ्रा को हम, मूत्र नलिका को हम मूत्र नलिका नहीं कहते, अब हम इसको क्या कहते हैं, मूत्र जनन नलिका कहते हैं। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 24 सेंटीमीटर होती है। ये जो मूत्र नलिका है आपकी यूरिथ्रा, इसकी लंबाई कितनी होती है, 24 सेंटीमीटर होती है। ये शिश्न के शिखर पर, ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये जो है आपका क्या है, शिश्न पेनिस है, और इसके शिखर पर मूत्र जनन छिद्र, ये जो जनन छिद्र है, मूत्र जनन छिद्र, इसके द्वारा ये नलिका शरीर के बाहर खुलती है। इस नलिका के द्वारा मूत्र और वीर्य शरीर से बाहर मुक्त होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये जो नलिका, ये मूत्र नलिका अकेले नहीं है, ये मूत्र जनन नलिका है, क्योंकि ये जनन पदार्थ भी निकालेगी और मूत्र भी निकालेगी। इसी नलिका के माध्यम से मूत्र भी बाहर निकलेगा, और जो जनन पदार्थ है जिसको हम वीर्य या सीमन कहते हैं, ये भी शरीर से बाहर मुक्त होता है। इस मूत्र मार्ग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, नंबर 2 मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और नंबर 3 स्पॉन्जी यूरिथ्रा। देखिए डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ग्रंथि आप देख रहे हैं, इनको हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में जो यूरिथ्रा होगी, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। इसके बाद अगला आप देखिए मेम्ब्रेना यूरिथ्रा, ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है आपका मेम्ब्रेना यूरिथ्रा, जो आपके उदर भाग से बाहर की ओर निकलेगा हिस्सा, उस नली को हम कहते हैं मेम्ब्रेना यूरिथ्रा। और पेनिस के अंदर जो नली होगी उसको हम कहते हैं स्पंजी यूरिथ्रा। तो इस यूरिथ्रा को, इस मूत्र मार्ग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हम बात करते हैं पेनिस या शिश्न की। देखिए, शिश्न एक स्पंजी संरचना है। बहुत लोग इसे जनन भाग मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक मैथुन अंग है, जो मैथुन के काम आता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, और इसके भीतर 3 रज्जु पाए जाते हैं, 3 कॉर्ड्स पाई जाती हैं। पृष्ठ में ये जो 2 कॉर्ड्स हैं, जिसको हम कॉर्पस
कैवर्नोसा कहते हैं, और नीचे की ओर एक रज्जु है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। इन रज्जुओं में लैंगिक उत्तेजना जब होती है तो रुधिर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से शिश्न जो है आपका सीधा और कठोर हो जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो मैथुन क्रिया के दौरान सीमेन, जो जनन पदार्थ है, उसको स्त्री की योनि में मुक्त करना होता है। आप इस डायग्राम में देखें, ये पेनिस है आपका, तो इस पेनिस में ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये दो रज्जुक हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, और एक रज्जु के बीच में है, आप देख रहे हैं इसको, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये बीच में जो नली है ये क्या है आपकी, यूरिथ्रा है, मूत्र मार्ग है, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये जो तीन कॉर्ड्स हैं आपके रज्जुक हैं, इन रज्जुकों में जब मेल उत्तेजना महसूस करता है, लैंगिक उत्तेजना महसूस करता है, तो इन तीनों नलियों में जो पूरे पेनिस में लंबाई में फैली हुई होती हैं, इन नलियों में खून भर जाता है, और इसके कारण से जो पेनिस होता है वो कैसा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है। और जैसे ये खून इस नलियों से हट जाता है तो आपका जो पेनिस है वो क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, मैथुन क्रिया के दौरान, क्या कॉपुलेशन के दौरान वीर्य को स्त्री की योनि में स्थानांतरित करना। अब हम बात करते हैं कुछ सहायक ग्रंथियों की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्राशय, जो सहायक ग्रंथि है, जिसको हम सेमाइनल वेसिकल भी कहते हैं। और ये एक जोड़ी होगा, मूत्राशय के ठीक पीछे स्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित पदार्थ में फ्रक्टोज, सेमिनोजेलिन प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये देखिए, ये स्थान है आपका शुक्राशय, और ये कहाँ है, इस मूत्राशय के ठीक पीछे है। इनके जो द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है वो वीर्य का लगभग 70% भाग बनाता है। और इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, फ्रक्टोज, सेमिनोजेलिन प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन, और तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो फ्रक्टोज है ये शुक्राणुओं को पोषण देता है। सेमिनोजेलिन प्रोटीन क्या करता है, जिस समय स्खलन होता है, वीर्य शरीर से बाहर निकलता है मेल के, तो ये सेमिनोजेलिन प्रोटीन क्या करता है, उस वीर्य को गाढ़ा कर देता है ताकि आसानी से फीमेल के योनि के अंदर प्रवेश कर सके। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, उस समय फीमेल की गर्भाशय को क्या कर देता है, संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है, ताकि मार्ग क्या हो जाए, योनि का छोटा हो जाए और शुक्राणु आसानी से अंड तक पहुंच सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शुक्राशय का, कि इसका जो सिक्रीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। दूसरी जो ग्रंथि है आपकी वो प्रोस्टेट ग्रंथि है। इसके काम भी देख लेते हैं। देखिए, मूत्र मार्ग के आरंभ में दोनों ओर एक एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। आप डायग्राम में देखिए, ये और ये, जहां से मूत्र मार्ग शुरू हो रहा है, यहाँ दोनों ओर आपको एक प्रोस्टेट ग्रंथि दिखाई दे रही है। इनके द्वारा स्रावित पदार्थ में साइट्रेट, फॉस्फेट, जिंक व कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। इनमें फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम पाया जाता है, जो वीर्य को मादा योनि में स्खलन के बाद पतला करता है। यह स्राव शुक्राणुओं को पोषण देता है व उन्हें लंबे समय तक सक्रिय रखता है। यह स्राव कुल वीर्य का 20 से 30% बनाता है, और इसका स्राव जो है गंधयुक्त होता है व इस ग्रंथि के बड़े हो जाने पर मूत्र त्याग में दिक्कत आती है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। और ये एंजाइम क्या करता है, जब वीर्य फीमेल के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये एंजाइम उसको क्या कर देता है, पतला कर देता है। आप जानते हैं, अगर वीर्य गाढ़ा रहेगा तो शुक्राणु बहुत मुश्किल से अंड तक पहुंच पाएंगे, और वीर्य जितना पतला होगा वो आसानी से गति कर पाएगा, शुक्राणु आसानी से मूवमेंट कर पाएगा। तो ये जो एंजाइम है ये वीर्य को पतला कर देता है ताकि शुक्राणु आसानी से गति करके अंडे तक पहुंच सके। इसके अलावा ये स्मेल होती है इसमें, और बाद में कभी कभी ये एक एज के बाद ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसके कारण से ये जो बीच का मूत्र मार्ग है ये क्या होता है, दब जाता है, जिसकी वजह से मूत्र त्याग में दिक्कत आती है। तो उस समय शल्य चिकित्सा के द्वारा इस प्रोस्टेट ग्रंथि को काट के बाहर कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम कभी कभी इसमें आती है, लेकिन ये व्यवस्था बहुत लंबी बड़ी एज होने पर ये व्यवस्था देखने को मिलती है। अब तीसरी ग्रंथि है आपकी काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। देखिए, ये भी संख्या में एक जोड़ी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे पाई जाती है, और इसके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वो चिकना होता है, जो मैथुन से पूर्व योनि को चिकना बनाता है। ये लुब्रिकेंट का काम करता है। इसका स्रावण क्षारीय है, जिससे मूत्र मार्ग की अम्लता समाप्त हो जाती है। ये आप देखिए, यहाँ पे ये जो दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। ये ठीक मैथुन से पहले अपना सिक्रीशन करती हैं। इनका जो सिक्रीशन है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मूत्र मार्ग की जो अम्लता है वो समाप्त हो जाती है। आप जानते हैं कि ये मूत्र जन्म नलिका है, इसी से हम मूत्र का त्याग भी करते हैं। अगर हम मूत्र त्याग के बाद मैथुन क्रिया करें तो ये माध्यम कैसा है, अम्लीय है, और इस अम्लीय माध्यम से अगर शुक्राणु निकलेंगे तो अम्लीय माध्यम में शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
तो ये बल्बोयूरेथ्रिक ग्रंथि क्या करती है, क्षारीय पदार्थ का श्रावण करती है, जिसकी वजह से ये जो अम्लीय माध्यम है मेल का, जो मूत्र मार्ग अम्लीय है, वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसकी वजह से शुक्राणु को कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ ये लुब्रिकेंट का काम भी करता है। ये जनन अंग को क्या बनाता है, चिकना बनाता है, मैथुन अंग को चिकना बनाता है, जिसकी वजह से मैथुन क्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है। अब हम बात करेंगे पुरुष के वीर्य की, या जो जनन पदार्थ पुरुष द्वारा छोड़ा जाता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, एक नर का जनन पदार्थ वीर्य कहलाता है और यह दूधिया और चिकना होता है। इसमें शुक्राणु और उसके साथ साथ शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इनके द्वारा स्रावित पदार्थ होता है। वीर्य का जो पीएच है वो 7.2 से 7.4 होता है। एक बार में मैथुन क्रिया के द्वारा नर द्वारा लगभग 1.5 से 2.5 मिलीलीटर वीर्य स्रावित किया जाता है और एक बार स्खलित वीर्य में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। यदि नर द्वारा स्खलित वीर्य में 2 करोड़ से कम शुक्राणु हो तो नर जनन अक्षमता प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर शुक्राणुओं की संख्या इससे कम है तो निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। शुक्राणु की संख्या कम होने के कारण से शुक्राणु अंड को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। निषेचन हेतु स्खलित शुक्राणुओं में लगभग 60% शुक्राणु सामान्य आकार के होने चाहिए और लगभग 40% शुक्राणु चलायमान मोटाइल होने चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आवश्यक जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।